स्टोरी की शुरुआत में मेड अपनी डायरी में अपना अब तक का सफर लिखती है, जहां वो बताती है कि कैसे अब उसकी छोटी बहन और वो दोनों ही खुश हैं। वॉरियर और डीमन किंग वो दोनों भी अब एक साथ रहते हैं। इधर डीमन किंग काफी खुश होती है कि उसको और वॉरियर को कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया, लेकिन तभी वहां पर अपने वॉरियर की फ्रेंड आ जाती है। इधर मेड अपनी डायरी में आगे स्टोरी बताती है कि जंग अब धीरे धीरे कम हो रही है। राज अब अपनी इकोनॉमिक्स और देश की डेवलपमेंट में काम कर रहा है और डीमन किंग के ही कुछ वर्कर्स को वहाँ पर काम भी मिला है। चारों तरफ एटमॉस्फेयर में बस शांति दौड़ती है। इधर इनका गांव भी अब हरा भरा हो चुका था, इनकी खेती भी बहुत उपजाऊ हो रही थी। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी दोस्त के साथ वहाँ पे बैटल करता है और ट्रेनिंग करने के बाद ये दोनों ही वेल से अब नहाते हैं। इधर वॉरियर और उसकी दोस्त अकेले में बैठे होते हैं, जहाँ उसकी दोस्त भी अब मन ही मन उसको पसंद करने लग गई थी। लेकिन ये अपना प्रोटैगनिस्ट सिर्फ डीमन किंग के बारे में ही सोचता है और वो बताता है कि वॉर अब खत्म हो चुकी है और ये डीमंस और ह्यूमंस दोनों के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि गाँव हो चाहे शहर, जितनी शांति हो उतनी भलाई है। वेल अब वो दोनों यही सोचते हैं कि अब जंग खत्म हो चुकी है तो हम दोनों को अब कुछ और सीखना होगा। आगे अपना हीरो अपनी डीमन किंग के पास जाता है, जहाँ एक छोटी बच्ची अपने प्रोटैगनिस्ट को जूस ऑफर करती है एंड डीमन किंग अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि तुम इस जूस को पी लो, क्योंकि इसमें इसने बहुत सारे केमिकल्स डाले हैं। अपना प्रोटैगनिस्ट जैसे इस जूस को पीता है वो इतना बढ़िया था कि डीमन किंग और वॉरियर ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये छोटी बच्ची बड़े होकर बहुत बड़ी शेफ बनेगी। इधर मिया अपने प्रोटैगनिस्ट के बालों पर कंघी करती है, जहाँ वो बताती है कि आज तुम्हें मीटिंग में भी तो जाना है। आगे वो बताती है कि उसको आर्कडूम राजा से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस राजा की बेटी को अपने प्रोटैगनिस्ट बहुत पसंद है। जहाँ वॉरियर को इस बार में कोई टेंशन नहीं थी, तभी डीमन किंग उसको कहती है कि मीटिंग खत्म करके चुपचाप घर आ जाना। तभी हीरो को याद आता है कि मीटिंग के बाद उसको एक पार्टी में भी जाना है और उसके बाद हमें यही आदमी दिखाया जाता है जिसके कारण राजा गुस्से में आया और उसने जंग का ऐलान किया। सारे लोग अब यही सोचते हैं कि इसको सजा दी जाए या नहीं दी जाए। इधर वो अपने डिफेंस में कहता है कि मैंने भलाई के लिए ही किया, डीमंस काफी बुरे लोग होते हैं। अथॉरिटीज उसकी बात ना मानते हुए फिर उसको जेल में डाल देती है। इधर हम अपने हीरो को अपने दोस्त के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ तभी उसी ड्रैगन की बेटी आ जाती है और आते ही प्रोटैगनिस्ट के सीने से लिपट जाती है। वहीं इधर हम लोग देखते हैं कि पूरे शहर में भूकंप आ रहे हैं, जहाँ दोनों मेड भी टेबल के नीचे छुप चुकी थी। वहीं अपनी डीमन किंग भी अपनी मेड से पूछती है कि यहाँ इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट, अपनी मेड और अपनी डीमन किंग ये तीनों ही टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह आते हैं। असल में डीमन किंग यहाँ पे इसीलिए आना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पे लोहे का सामान काफी अच्छा मिलता है। आगे वो बताती है कि यहाँ का राजा बहुत अच्छा है और वो यहाँ के सभी लोगों को स्किल्स के थ्रू स्किलफुल वर्कर्स बनाता है, जिससे अल्टीमेटली इन्हीं के देश को बहुत फायदा होगा। आगे अपना हीरो समझ नहीं पाता कि डीमन किंग इस मेड को लेकर यहाँ क्यों आई। वेल इसका जवाब ये भी है कि डीमन किंग के मन में यही चल रहा है कि उसके जाने के बाद ये मेड उसकी गद्दी संभालेगी। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट और बाकी लोग एक स्टैम्प मशीन देखते हैं, जहाँ बेसिकली लोग स्टैम्प का इस्तेमाल सिग्नेचर के अल्टरनेटिव में करते थे। इधर ये सभी लोग अपने घर आ चुके थे, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट सोते वक्त यही सोचता है कि वो स्टैम्प पेपर मशीन इतनी बढ़िया है कि उसमें एक दिन में 1000 से ज्यादा स्टैम्प पेपर करे जा सकते हैं। इधर वॉरियर की दोस्त उसके लिए चाय लेकर अंधेरे में आती है, जहाँ उसकी मुलाकात डीमन किंग से होती है, क्योंकि डीमन किंग अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ सोना चाहती थी। और फिर बस इन चीजों के ऊपर उन दोनों की लड़ाइयाँ वहाँ शुरू हो जाती है, जहाँ तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और मेड के साथ एक घोस्ट था जो कि इन दोनों लड़कियों को अपने प्रोटैगनिस्ट के कमरे के अंदर छोड़ देता है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट जाग चुका था और ये दोनों अभी भी लड़ रही थी, जहाँ दोनों डिसाइड करती हैं कि उनमें से एक रात को बाहर सोएगी और एक अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ ही सोएगी और फिर अगले दिन भी ये लोग ऐसा रूटीन शिफ्ट करते रहेंगे। आगे इन दोनों लड़कियों की बहस हो जाती है और आखिर में ये दोनों ही अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ सो जाती हैं। इधर अपनी डीमन किंग अपनी मेड को एक रिंग देती है, जिससे वो थोड़ी बहुत उसकी तरह ही बन पाए, क्योंकि अपनी डीमन किंग को किसी काम से डीमन वर्ल्ड जाना था। और उसके बाद अपना वॉरियर और डीमन किंग टेलीपोर्टेशन जगह पे आते हैं, जहाँ डीमन किंग उसको भरोसा देती है कि कुछ ही दिनों बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। वेल इधर हम लोग देखते हैं कि जो दोषी जेल के पीछे था उसके दोस्त ने उसे जेल से आजाद कर दिया है। इधर ये जो बंदा था एक कसम खा लेता है कि वो राजा को सजा जरूर देगा और इसके दोस्त ने यहाँ पे इसको इसलिए निकाला ताकि वो राजा के ऊपर हमला कर सके। आगे हम देखते हैं कि ये मर्चेंट अपनी डीमन किंग से मिलने आया था। इधर ये छोटी बच्ची अपने मर्चेंट के लिए चाय लेकर आती है और वो काफी घबरा रही थी, जहाँ मर्चेंट उसको कहता है कि तुम थोड़ा आराम करो। इधर फिर ये छोटी बच्ची स्टूल लगाकर उसके ऊपर चढ़ के अपने मर्चेंट को चाय देती है और उसके बाद अपनी डीमन किंग भी आ चुकी थी। दरअसल दोस्तों ये अपनी डीमन किंग नहीं है, ये अपनी मेड है जिसने डीमन किंग की अंगूठी पहनी है। इधर ही अपना मर्चेंट अपनी माँ के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लाया था और आगे वो उसकी तारीफ करता है कि उसने आइलैंड के आसपास काफी सारे रूट्स बना दिए जो कि सारे मर्चेंट्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काम में काफी हेल्प करते हैं। इधर आगे मर्चेंट उसको कहता है कि आपने इतनी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान पा लिया है तो मैं आपके बारे में और चीजें जानना चाहता हूँ। वेल तभी वहाँ पे अपना वॉरियर आता है जो कि मेड के हाथों से वो अंगूठी निकाल देता है और वो बताता है कि मर्चेंट को पहले ही पता चल गया है कि तुम कौन हो, जहाँ पे मेड फिर आगे शर्माते हुए वहाँ से चली आती है। इधर अब मर्चेंट और अपना किंग नेगोशिएशन करते हैं। वेल इधर अपना मर्चेंट भी अपने वॉरियर को
काफी टाइम पहले से जानता था, क्योंकि अपना वॉरियर जब पैलेस छोड़कर गया उसने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी और उसको बदले में 50 से ज्यादा कॉइन्स भी मिले थे। जहाँ मर्चेंट अपने प्रोटैगनिस्ट को देखकर काफी खुश था, क्योंकि वो पहले से बदल चुका था। आगे मर्चेंट बताता है कि पहले जब तुम मुझसे बात करते थे और अब तुम मुझसे बात कर रहे हो, काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसकी बात सुन अपना वॉरियर भी कहता है कि हाँ, तुम भी काफी बदल चुके हो। मर्चेंट बताता है कि वो किसी से मिलने के बाद ही ऐसा बदला है और वो अपनी माँ की बात कर रहा है। आगे अपना वॉरियर उसको कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम दोनों अब मिलेंगे तो तुम मुझे पार्टी खिलाओगे और काफी सारी लड़कियों से भी मिलाओगे। और ये बोल के अपना वॉरियर उसको मैजिक के थ्रू कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। पहली बार मर्चेंट ने मैजिक फील किया था, जिस कारण उसकी तबियत थोड़ी खराब हो जाती है। अपना प्रोटैगनिस्ट उसको डीमन रेलम लेकर आ चुका था, क्योंकि ऊपर की सारी चीजें अपने मर्चेंट को चुभती हैं। जहाँ अपने वॉरियर ने मर्चेंट के खाने पीने के लिए भी इंतजाम कर दिया था। आगे अपने मर्चेंट को ये लगता है कि अपना वॉरियर भी एक डीमन है। जहाँ आगे अपना प्रोटैगनिस्ट उसको बताता है कि यहाँ पे अपनी माँ एक डीमन किंग है और आगे वो उसको कैसे गेट पे लेकर जाता है, जहाँ पर इंसान और डीमंस दोनों ही एक साथ रहते हैं और वो सभी मर्चेंट है और आपस में ट्रेड करते हैं। जहाँ पे उधर के कुछ मर्चेंट्स को अपना मर्चेंट्स पहचान पा रहा था और आगे अपना प्रोटैगनिस्ट उसको बताता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन 32,000 है और यहाँ की रानी अपनी माँ है और मैं इधर का एक वॉरियर हूँ जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। जहाँ पर मर्चेंट अपने हीरो को कहता है कि ये थोड़ी रिस्की बात नहीं लग रही। हीरो बताता है कि बीच में वो थोड़ा अकेला हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पे आने जाने लगा। तभी यहाँ पे ये ड्रैगन क्वीन आती है और फिर उसको कहती है कि आपने जो काम बोला था वो पूरा हो चुका है। इधर फिर ये ड्रैगन प्रिंसेस अपने मर्चेंट और प्रोटैगनिस्ट को दोनों को एक पार्टी में इनवाइट कर देती है, जहाँ पर अपनी ड्रैगन प्रिंसेस अपने मर्चेंट को अपने हाथों से ड्रिंक सर्व करती है। आगे मर्चेंट और अपना प्रोटैगनिस्ट वो दोनों ही लेटे होते हैं, जहाँ प्रोटैगनिस्ट मर्चेंट के सामने डील रखता है कि क्या वो इस जगह को खरीदेगा। अपना मर्चेंट बताता है कि रिटर्न में उसको अब क्या मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट उसको कहता है कि हर मर्चेंट हमेशा यही सोचता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और वो पूरी जगह को भी नापता है और उसके बाद ही वो सही डिसीजन लेता है, लेकिन मुझे तुम बस थोड़े बहुत सोने के कॉइन्स दे सकते हो। इधर मर्चेंट कहता है कि ठीक है, मैं इस जगह के ओरिजिनल रेट पता करके तुमसे नेगोशिएट करूंगा। इधर अपनी मियाँ अपनी अंडरग्राउंड टनल जाती है ताकि वो पहले डीमन किंग से मिल पाए। वेल डीमन किंग की अब बॉडी नहीं बची है और वो अब घोस्ट फॉर्म में वहाँ भटकता है। जहाँ आगे फिर मेड सोचती है कि वो यहीं पर अपनी डीमन किंग का वेट करेगी और आगे अपनी डीमन किंग यानी कि माऊ आगे चली आती है। वेल इधर हम देखते हैं कि अपने वॉरियर की फ्रेंड भी उससे प्यार करने लगी है। इधर वॉरियर की दोस्त भी अब उससे प्यार करने लग गई है। जहाँ वो अपने वॉरियर से चाहती थी कि वो उसका टीचर बन जाए और बदले में वो उसको अपनी स्वर्ड भी देती है। उसके इतने प्यार से पूछने पे वॉरियर रुक नहीं पाता और वो खुशी खुशी उसका मास्टर बन जाता है। इधर मेड और उसकी छोटी बच्ची को वापस हंटर्स कुछ सामान देते हैं खाने को, जहाँ मेड उन दोनों को कहती है कि हमारे पास अब खाना बहुत है, हमारे पास खाने की कमी नहीं है, हम चाहते हैं कि आप ये खाना गरीबों में बांट देना। इधर हमें दिखाया जाता है कि दो लोग राजा के पैलेस में पहुंचे हैं, जहाँ चाहते हैं कि मियाँ को अभी के अभी तुरंत कैप्चर कर लिया जाए। ये लोग सेंट्रल से आए थे, जो कि राजा को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माऊ है वो अलग अलग तरीके निकालती है कैसे खाने को उगाया जाए, जिस कारण जंग धीरे धीरे कम हो रही है और उनकी कंट्री को नुकसान हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात को किंग अपने प्रोटैगनिस्ट से मिलने आता है, जहाँ वो अभी हुए सारे इंसिडेंट के बारे में उसको बताता है और कहता है कि वो यहाँ पर माऊ को लेने आया है। अपना प्रोटैगनिस्ट उसको बताता है कि माऊ तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जहाँ अपने वॉरियर का एक दोस्त उसको सजेस्ट करता है कि रिंग तुम मेड को पहना दो ना। प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है क्योंकि उसको डर था कि वो लोग उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इधर अपना वॉरियर आखिर में अपने किंग को ही दोषी ठहराता है क्योंकि उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कैपिटल की ग्रोथ हो सके। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट मेड को कहता है कि तुम्हें ना चाहते हुए भी एक गुलाम बनना होगा और जैसे ही लोग विंटर से बाहर निकलेंगे मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपनी मेड उसकी बात मान जाती है। जहाँ तब इसकी छोटी बहन आती है और कहती है लेकिन आपने तो गाँव वालों को पाए बनाने का प्रॉमिस किया है। आगे हम मर्चेंट के कमरे को देखते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि अपनी माँ को बहुत जल्द जेल होने वाली है क्योंकि सेंटर के राजा ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि वो डीमन किंग के साथ मिली हुई है, इसीलिए उसने डीमंस और ह्यूमंस की बैटल को रोका है। क्योंकि जब भी वो लोग बैटल की बात करते थे हर कोई बस खाना उगाने के बारे में ही सोचता था, जिस कारण अब उनका मेन फैसला यही था कि वो जल्द से जल्द अपनी माँ को जेल में डाले। इधर अपना मर्चेंट इसी बारे में सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर आइसलैंड का डिप्लोमेट आता है। इधर डिप्लोमेट मर्चेंट को बताता है कि उसकी हेल्प करने को रेडी है क्योंकि उसकी जो कंट्री है वो डांस एंड म्यूजिक में काफी पॉपुलर है और वो नहीं चाहता कि उसके एरिया के लोग और इंक्लूडिंग उसको भी मरना पड़े। इधर ये बात आग की तरह बाकी गांव वालों की ओर फैल जाती है, जहाँ मर्चेंट को खुद समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ बहुत अच्छी है। वेल मेड उसके बारे में बताती है कि वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमारी हेल्प करी और जब भी हम बाहर जाते हैं तो गाँव वाले लोग अपनी फसल उगाते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है और जब भी हम बाहर जाते हैं हम किंगडम के अंदर कभी खाली हाथ नहीं आते, गाँव के लोग उनको बेरीज देते रहते हैं। मैंने जब गाँव के लोगों की फसलों को छुआ मानो कि मैंने किसी छोटे बच्चे को छू दिया हो। माँ से मिला हुआ जो भी ज्ञान था उन सबको मैंने इस्तेमाल करा और अपने गाँव के सभी लोगों के साथ बांटा और आज जब उनकी फसलें उगती हैं वो मुझे भी काफी सम्मान की नजरों से देखते हैं। इधर उसकी बाकी बातें सुन अपना प्रोटैगनिस्ट वहां से चला जाता है और आसपास के जितने
जितने लोग थे उनके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सेंट्रल के कुछ लोग भी आ जाते हैं और एक बड़ा पिंजरा भी लाया ताकि वो अपनी माँ को कैप्चर कर सके। यहाँ पे एक स्कॉलर भी आता है जो कि हर किसी को यही बताता है कि वो एक किंग है और आगे वो बताता है कि कैसे अपनी डीमन किंग ने सभी को धोखा दिया है। इधर यहाँ पे किंग भी आ जाता है और किंग ऑर्डर देता है कि माओ को यहाँ पे लाया जाए, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली माओ नहीं, ये मेड है जिसने माओ की रिंग पहनी हो। इधर फिर एक हथकड़ी टाइप में चीज लाई जाती है जिससे मेड को पकड़ लिया जाता है और फिर स्कॉलर सभी को बताता है कि ये डीमंस के साथ मिली हुई है, इस कारण इसको हम लेके जा रहे हैं। इधर गांव वाले ये सब देखकर बहुत बुरा फील करते हैं। जहाँ तभी इस मेड को फिर घसीटते ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर इसके ऊपर काफी सारे कोड़े मारे जाते हैं जिस कारण इसके कपड़े भी फट जाते हैं और बार बार इसके ऊपर लकड़ी और जूतों से मारा जाता है। इसका काफी खून भी बहता है और ये सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। इधर ये छोटी बच्ची भी रोती है कि इसकी बहन के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। आगे फिर ये मेड रोते रोते सबको अपनी कहानी सुनाती है कि ये लोग टोटल 12 भाई बहन थे, जहाँ पर ज्यादा काम और ठंड के कारण इसके बड़े भाइयों की मौत हो गई। इसकी बड़ी बहन को भी कुछ राजा उठाकर ले गए, तब से इसकी बहन का कुछ पता नहीं है और आखिर में इसकी जो एक और बड़ी बहन थी उसको चिकन पॉक्स हो गया था और गांव वालों ने उसको जिंदा जला दिया, जहाँ आखिर में उसकी छोटी बहन बची और वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। भागने के बाद तो इस जगह पर आए जहाँ पे इन्होंने गुलाम की नौकरी नहीं करी। इन्होंने काफी चीजें यहाँ पे सीखी, काफी ज्ञान लिया और हर चीज को अमल करा। आखिर में वो उन सभी से, उन सोल्जर्स से, उन गुलामों से, सभी वर्कर्स से, यहाँ तक कि किंग से एक ही चीज कहना चाहती थी कि उसने कभी खुद को गुलाम के रूप में नहीं देखा। और ये सब ये इसलिए कह रही है क्योंकि पहले के टाइम पे जो भी गुलाम होते थे उनको ज्यादा काम कराया जाता था, उनको कुछ खाने को नहीं दिया जाता था। और फिर आगे चल के जैसी देश आजाद होने लगे उन सभी के लिए एक अलग लेबर लॉज आए और फिर तब आगे जाके इनकी कंडीशन थोड़ी सुधरी थी। आगे वो बताती है कि मैंने हमेशा भलाई का ही काम किया है, मेरा खून बस वफादारी के लिए बना है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं या तुम कोई कीड़े मकोड़े हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अब इंसान बन चुकी हूँ। क्या तुम इंसान बन चुके हो? क्या तुम वो चीजें कर पा रहे हो जो तुम्हारा मन कहता है? क्या तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हें खुशी मिलती है, या फिर तुम अभी तक अपनी आवाज दबा के शांत हो रखे हो? भगवान ने हमें पृथ्वी, धरती और सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। एंड उसकी ये बातें सुन जो स्कॉलर था वो दोबारा उसके ऊपर हमला कराता है और सबको बताता है कि ये एक विच है जो कि डीमंस के साथ मिली हुई है। इधर अपनी मेट सबको बताती है कि वो विच नहीं है, वो भी एक इंसान है और तब तक बोलेगी जब तक उसके शरीर के अंदर जान बची है। आगे वो सभी गाँव वालों को कहती है कि तुम जो सांस ले रहे हो ये क्या इनकी है? तुमने इतनी खेती करी, उसका फसल उगाया, ये सब तुम्हारी मदरलैंड और तुम्हारी मेहनत की है। ये राजा हो चाहे सोल्जर हो, ये कोई नहीं होते तुमसे चीजें छीनने वाले। इनको किसने कहा कि ये हमें कंट्रोल करे? और वेल उसकी सारी बातें सुन के स्कॉलर वापस से उसकी गर्दन काटने का ऑर्डर दे देता है। गांव के लोग गुस्सा थे और वो स्कॉलर के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। जहाँ जैसी उस लड़की की गर्दन कटने वाली थी तभी अपना किंग आकर उसको रोक लेता है। किंग रोकते ही उसको कहता है कि मैं भी किसी का कीड़ा नहीं हूँ, इतने वक्त से मैं तुम सभी की बातें सुनता था और पैसों के लालच में मैंने अपनी जनता को देखा ही नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन रोकता हूँ और तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। इधर हम देखते हैं कि एक डीमन था जिसको डीमन किंग बनना था। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट उससे माफी मांगता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया, जहाँ पे अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि गलती उसी की थी, वही अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। आगे हम लोग मेड और बाकी सभी लोगों को चर्च पे देखते हैं, जहाँ मेड सबसे माफी मांगती है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि उसके बोलने के बाद चारों तरफ हलचल मच चुकी है। जितने बड़े लैंड ओनर है जिनके अंडर में लोग काम करते थे उन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया है, जिस कारण पूरे कैपिटल में काफी हलचल मच चुकी है। आगे किंग बताता है कि उसको कुछ ना कुछ करना होगा वरना ये लोग ऐसे विरोध करते रहेंगे और हम पे हमला हो जाएगा। वैसे इनके पास आलू बहुत थे तो इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी इन पे हमला हो सकता है क्योंकि इन्होंने कैपिटल की बात नहीं मानी है। आगे इस किंग का वॉरियर यही कहता है कि इसको आर्मी रेडी करनी होगी और गांव के लोगों को भी अलर्ट करना होगा। अपना हीरो कहता है कि कितनी गलत बात है कि ये लोग जंग कर रहे हैं। मेड ने खुद कहा था कि जंग करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। जहाँ लोग बात करते हैं कि सभी लोग भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस कारण बड़े लोग भगवान का ही एक फायदा उठाते हैं और उनको लड़वा कर अपना काम करते हैं। ये सिस्टम इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अब प्रोटैगनिस्ट और मेड को ही ये पूरा सिस्टम रोकना होगा। आगे मेड बताती है कि एक अच्छे इंसान को ज्यादा पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन वो अपना पैसा किसी जरूरतमंद को दे और उसके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए, वो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। अब ये लोग यही सोचते हैं कि इनको कोई सोल्यूशन निकालना होगा, लेकिन तभी वहाँ पर छोटी मेड आती है और इन सबके लिए काफी स्वीट्स लेकर आई थी, जिसको खाकर ये लोग यही सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पर भी एक चर्च बना देंगे ताकि लोगों को कैपिटल ना जाना पड़े। इन लोग का प्लान यही था कि ये लोग वहाँ पर चर्च की ओर ना जाए और ये लोग यहीं पर हैं जहाँ पे इनका ब्रेन वॉश ना किया जा सके। आगे मर्चेंट का दोस्त उसको एक प्रिंट पेपर देता है जहाँ पे अब कोई भी उनके अंडर में काम नहीं करना चाहता। तभी मर्चेंट को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसने अपनी मेहनत से ही ये विंड एनर्जी का ये पूरा सिस्टम बनाया और पक्का उसने कोई ना कोई मशीन यूज करी है जिससे ये प्रिंटेड पेपर बना हो। आगे मर्चेंट अपने दोस्त के साथ प्लान बनाता है कि वो आसपास की दुकानों से सारा सामान इकट्ठा कर लेगा ताकि जैसे ही जंग के हालात बढ़ेंगे खाने का सामान ज्यादा बढ़ेगा और तब मर्चेंट और उसका दोस्त ही डिसाइड कर पाएंगे कि किसको कितना खाना कितने रेट पे देना है। आगे राजा की मदर कहती
कहती है कि हमें शायद एक गाना करना चाहिए, उस गाने में अच्छे अच्छे बोल होने चाहिए ताकि यहाँ के लोग थोड़ा शांत हो सके। मेड बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्कॉलर बहुत गलत बोल के गया था और अगर हमने ऐसा किया तो जो कंट्री ये गाने वाला काम करती है वो भी हमसे नाराज हो जाएगी। आगे मेड सबको प्लान बताती है कि वो लोग गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको जगह जगह गाने को बोलेंगे ताकि लोगों को लगे कि ये तो बंजारे हैं। इस तरह से उनका ये प्लान वर्क कर सकता है। इधर मर्चेंट सभी फार्मर्स से एक एग्रीमेंट सेट कर देता है कि अगले 1 साल तक तुम्हारी जो भी खेती होगी तुम वो बस मुझे ही बेचोगे। आगे मर्चेंट का प्लान यही था कि वो पूरे व्हीट मार्केट को कैप्चर कर पाए क्योंकि एक बार अगर जंग हो गई तो सारे के सारे लोग इसी के पास आएंगे और तब लोग मुंह बोली कीमत पर इससे सामान लेकर जाएंगे और जैसी ज्यादा पैसा मिलेगा ये सेम चीज बाकी जगह पर भी करेगा, लेकिन उसके लिए इसको अपर अथॉरिटीज से कुछ एग्रीमेंट साइन करने होंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो लोग इससे टैक्स कलेक्ट करें। इधर डीमन रैलम में भी एक औरत आती है और वो उनको कहती है कि उनको थोड़ा नमक और बाकी सामान चाहिए होगा। इधर हम दुकान में एक दुकानदार और एक कस्टमर को देखते हैं जहाँ दुकानदार कस्टमर को डबल चार्ज कर रहा था। तभी यहाँ पर एक और कस्टमर आता है, उससे बोरिया भर भर के वहाँ से ले जाता है। ये देखकर जो कस्टमर था वो शॉपकीपर से कहता है कि चलो मुझे भी 2 बोरियां दे दो, जहाँ शॉपकीपर उसको बताता है कि अब प्राइस और दुगना हो चुका है क्योंकि मेरी चीजों की काफी ज्यादा डिमांड है। इधर यहाँ पे ये दूसरा मिनिस्टर चेक करता है कि इतनी ज्यादा महंगाई कैसे बढ़ रही है, जहाँ ये प्रॉब्लम लेकर के ये बंदा अपने किंग के पास जाता है और कहता है कि इसको खुद पता नहीं चल रहा कि सामान के प्राइस इतने बढ़ क्यों रहे हैं। अगर ऐसे बढ़ते रहे तो दूसरी स्टेट से लोग इनसे यहाँ से सामान लेकर चले जाएंगे और इनके खुद के लोग फिर भूखमरी से यहीं मर जाएंगे। एंड उसका सोल्यूशन वो लोग ये निकालते हैं कि जो भी बाहरी बंदा यहाँ पर आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक किंग था जो कि विंटर के किंग से फाइट करने को रेडी था। इधर हमें ये ड्रैगन की बेटी भी दिखती है जो कि मर्चेंट के पास आई थी और फिर मर्चेंट जल्दी से उसको अपने कमरे में ले आता है क्योंकि वो आफ्टर ऑल में एक डीमन है, जहाँ डीमन डिमांड करती है मर्चेंट से कि वो उसको नमक ला कर दे दे। इधर हम देखते हैं कि अपनी माँ अभी भी उसकी कवर पर लेटी हुई थी और मेड को यही डर लग रहा था कि डीमन किंग उसकी बॉडी पे कब्जा ना कर ले। वही इधर हम लोग देखते हैं कि किंग के पास वो नोटिस आ चुका था कि दूसरे लोग उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वॉरियर माओ को एग्जांपल लेकर कहता है कि वॉरियर और वो दोनों नहीं चाहते कि यहाँ पर एक जंग हो। इधर किंग भी नहीं चाहता था कि कोई जंग हो और लोगों को नुकसान पहुंचे, तो वो कोई एक रास्ता चाहता था जहाँ पे कम से कम उनको नुकसान हो, जहाँ पे मौसम का एडवांटेज लेना सोचते हैं, जहाँ पर जैसी ठंड आएगी अपने आप वॉर ठंडा पड़ जाएगा। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी जोरों से चिल्लाता है कि जब तुम्हारी जरूरत है तो तुम कहाँ पर हो डीमन किंग। इधर हम लोग इसी ड्रैगन प्रिंसेस को देखते हैं जिसके साथ मर्चेंट आया हुआ था, जहाँ उनको खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने न्यू करेंसी अनाउंस कर दी है, जहाँ मर्चेंट यही सोचता है कि इन न्यू करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है, जहाँ उसका दोस्त उसके लिए खबर लाता है कि पुराने 28 गोल्ड कॉइन की कीमत आपके न्यू करेंसी में सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन होगी। इधर ये लोग समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट मार्केट में कम से कम पैसा लगाना चाहती है ताकि वो लोग इन्फ्लेशन को कम कर सके, लेकिन अल्टीमेटली इसमें गवर्नमेंट का ही काफी नुकसान होने वाला है क्योंकि सिस्टम इतना डेवलप नहीं है और इसमें काफी सारे ऐसे लूप होल हैं जिनका फायदा ऑलरेडी अमीर उठा लेंगे, जहाँ ये लोग फिर कॉइन की कैलकुलेशन करके समझ जाते हैं कि कितना अनाज कितने कॉइन्स पे देना है। इधर दूसरी स्टेट वाले रेडी हैं कि वो अपने विंटर स्टेट पे हमला करें और उनके गांव वालों ने तो उनको काफी सारा खाने और पीने का सामान भी दिया है। माओ की ही एक स्टूडेंट यहाँ पर बाकी स्टेट्स पे काम करती है और चाहती थी कि माओ की टीचिंग्स को एक बुक के थ्रू प्रिंट करा के बेचा जाए। इधर ये जो कैदी था राजा को बताता है कि इनको सही टाइम का वेट नहीं करना चाहिए और तुरंत मौका मिलते इन पर अटैक करना चाहिए। इधर किंग और उसके लोग स्नो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके बॉर्डर्स के पास 20,000 से ज्यादा सैनिक आ चुके हैं और कुछ डीमंस भी हैं जिनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। अगले सीन में जो उनका मिनिस्टर था उसके पास मर्चेंट आता है। वेल जहाँ मर्चेंट चाहता था कि वो उसको काफी पैसे देगा, बदले में उसको काफी सारा नमक चाहिए। इधर हम लोग अपने वॉरियर को देखते हैं जो कि माओ को ही सोचता है और वो ये सोच लेता है कि वो किंग नहीं है, वो एक फाइटर है और वो किसी भी तरह का रहम इन सभी डीमंस के ऊपर नहीं दिखाने वाला। लेकिन तभी अपनी वॉरियर की दोस्त वहाँ आ जाती है जहाँ वो उसकी हेल्प करने को रेडी थी। इधर हम लोग देखते हैं कि अपनी मेड माओ का इंतजार करती है, जहाँ जैसे ही माओ निकलती है वो काफी सारा खाना मांगती है। मेड उसकी हरकत देखकर उसे लड़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये अपनी माओ नहीं है, ये एक डीमन किंग है जो कि इसकी बॉडी को कंट्रोल कर चुका है। जहाँ वो जो डीमन किंग थी वो अपनी मेड का हाथ काट देती है और उसका मेन प्लान था कि वो पूरी जगह पर राज करेगी। इधर हम इस मिनिस्टर को देखते हैं जो कि मर्चेंट से पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। मर्चेंट उसको किसी भी तरह का आंसर नहीं देता है। जहाँ इस मिनिस्टर को अपनी टीचिंग्स याद आती है जो कि माओ ने दी थी कि जब भी कुछ ऐसा हो तो उनको डुअल करेंसी सिस्टम यहाँ पर लागू करना होगा और ये लोग इसी सिस्टम का इंतजाम करेंगे ताकि इनकी कंट्री की ग्रोथ हो सके। इधर ये ड्रैगन प्रिंसेस भी यहाँ पर आ चुकी थी और उस मिनिस्टर को कहती है कि उसकी कंट्री को अर्जेंटली नमक की बहुत नीड हो रखी है। इधर हम देखते हैं कि अपने हीरो की दोस्त उन सभी डीमंस को टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ इन सभी को फिर अपना प्रोटैगनिस्ट एक गेट में लॉक कर देता है और उसके अंदर चला जाता है और अपना प्रोटैगनिस्ट अब अंडरग्राउंड आ चुका है और ये वही जगह है जहाँ पे माओ को कंट्रोल कर लिया गया है। इधर ये डीमन किंग अपनी मेड को मारना चाहता था, जहाँ अपनी मेड अपनी प्यारी प्यारी बातें करके बहला फुसला करके वहाँ से भाग जाती है। उसको भागता देख जिस डीमन किंग ने अपनी माँ को कंट्रोल किया है वो उसको कहता है कि तुम
तुम जितना भी भाग लो तुम मुझसे अब बच नहीं सकती। इधर अपना वॉरियर जैसे ही अंदर घुसता है वो रियलाइज कर पा रहा था कि मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग 28,000 सैनिक लेकर उनके पास पहुंच चुके थे। इधर अपने वॉरियर की दोस्त बताती है कि वो सभी लोग उनके घोड़ों पर अटैक करेंगे। वो उनके घोड़े के खाने में कुछ ऐसी दवाई मिला देंगे जिनसे उनके घोड़े बीमार हो जाएं और उनके घोड़ों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़े, जिस कारण ये जो वॉर है थोड़ी सी टल जाए, जिसके लिए वो ऑफ कोर्स गांव के सभी लोगों की हेल्प लेती है। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट भी उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर जो डीमन किंग माओ थी इससे बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन मेड अपने वॉरियर को समझाती है कि ये इसका छलावा है, जहाँ ये सारी बातें अपना प्रोटैगनिस्ट देखकर समझ चुका था। वेल इधर हम लोग देखते हैं कि अपने वॉरियर की दोस्त पैलेस में सो रही होती है, जहाँ उठकर वो किंग को बताती है कि वॉरियर अपनी माओ से लड़ने गया है क्योंकि माओ के ऊपर पुराने डीमन किंग ने कब्जा कर लिया है। आगे किंग को समझ नहीं आता कि वो वॉरियर की बात को कैसे माने, क्योंकि वॉरियर ने कहा था कि आपको जंग करनी है लेकिन कम से कम डैमेज होना चाहिए। और इसके जवाब में वॉरियर की दोस्त फिर अपने किंग को बताती है कि आपको सभी को स्मॉल पॉक्स करवाना होगा। इसके बारे में राजा कुछ पता नहीं था कि बीमारी कैसे फैलानी है, जहाँ पर जो वॉरियर की दोस्त होती है इस बीमारी की पूरी स्क्रिप्ट अपने राजा को पकड़ा देती है और उसको आखिर में बताती है कि वो भी एक डीमन है और ये बोलकर वो वापस सो जाती है। इस तरफ हम लोग देखते हैं कि जो दोनों मेट्स थी वो लोग प्रिंटिंग जगह पर अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ये वही गद्दार आता है जिसने इस पूरी जंग की शुरुआत करी है। यहाँ पर माओ को ढूंढने आया था लेकिन माओ तो यहाँ पर नहीं थी। इधर अपना वॉरियर भी डीमन किंग से लड़ रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे उसको शांत कराएं। जहाँ डीमन किंग अपने प्रोटैगनिस्ट का गला पकड़ के इसको मारने वाली थी और उसको कह दिया कि एक काम करो, हम दोनों आधा आधा रूल करेंगे। अपना प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल इस चीज के सख्त खिलाफ था और उसको कहता है कि तुम वैसी नहीं रही जैसा मैंने सोचा था, तुम मेरी जैसी ही थी लेकिन अब तुम काफी अलग लग रही हो। उसकी ये बात सुनकर अपनी माँ काफी इमोशनल हो जाती है, जिस कारण डीमन किंग की आत्मा उसकी बॉडी से निकलने लगती है और आखिर में फाइनली अपनी माँ यानी कि द ओरिजिनल करंट डीमन किंग वापस आ चुकी थी। इधर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर माओ का ही एक स्टूडेंट आसपास घूम रहा था और वो उसी प्रिंटिंग एरिया में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये गद्दार उन दोनों लड़कियों पे हमला करने वाला था, लेकिन तभी अपना सोल्जर आकर वहाँ पे उनको बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी मैजिक स्पेल से उस मेड का हार्ट ठीक करता है और फिर वो डीमन किंग को पूरी बात बताता है कि कैसे जगह जगह से लोग आ करके हमारे पैलेस पे हमला कर रहे हैं। इधर वॉरियर की दोस्त को पता चलता है कि बाकी लोग एक सीक्रेट अटैक तैयार कर रहे हैं, जो सुन के बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसको जंग पसंद नहीं थी। इधर ये बंदा भी इन दोनों मेट्स को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो सामने गद्दार के चाकू को अपने हाथ से डॉच कर लेता है और फिर वो और ये दोनों गद्दार एक जगह से नीचे गिर जाते हैं और दोनों मेट जब नीचे आती हैं उनको पता चलता है कि गद्दार मर चुका है लेकिन इनका सोल्जर अभी भी जिंदा है। वहीं इधर हम देखते हैं कि काफी सारे मर्चेंट अपने राजा के साथ एक नए हथियार के बारे में डिस्कस करते हैं और ये हथियार कुछ नहीं बल्कि एक एडवांस बंदूक होती है एंड इसका फायदा ये होगा कि इनको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये दूर से ही अपने सारे दुश्मनों को मार देंगे। इधर हम लोग डीमन रेलम का सीन देखते हैं जहाँ पे हर कोई अपनी माओ को काफी प्रेज करता है एंड वो अपने सारे लोगों को भरोसा दिलाती है कि वो उन सबको बचा के रहेगी। इधर अपना वॉरियर भी अपने आर्मर कॉस्ट्यूम में आ जाता है और वो एक पहाड़ को आधा गिरा देता है ताकि सबको ये दिखा पाए कि उससे ज्यादा पावरफुल अभी कोई है नहीं। इधर माओ अपने वापस पैलेस में आ चुकी है और अब वो मेट के साथ मिलकर सारी इकोनॉमिक्स ठीक करना चाहती है। इधर वॉरियर की दोस्त अपने माओ से मिलकर कहती है कि उसने हर चीज अपने वॉरियर को दे दी है, जहाँ हर चीज के कहने का मतलब था कि उसने अपनी स्वॉर्ड उसको दे दी है और वेल ये सब इसने उसको इसलिए बताया था क्योंकि आखिर में ये दोनों ही अपने प्रोटैगनिस्ट को बहुत प्यार करती हैं और वेल आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलजुल के आराम से वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। बाकी दोस्तों इसी के साथ ये पूरी की पूरी सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से इसको चेकआउट जरूर करना। बाकी तुम ये मान के चलो कि इसका सीजन 2 कभी आने ही नहीं वाला, अगर सपोज आ जाता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी बस आज के लिए इसको यहीं पे कवर अप करते हैं। अगली सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए इट्स न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ, नमस्ते।